हाँ, तो अपने इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 8 हम अपन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा सा सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। चैप्टर नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशन यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं कौन कौन सी थी, इसका कैप्सूल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बस एक ही प्रॉमिस करना है, मेरे साथ साथ याद करना है, लिखना है। इसके बाद में रही फई कसर जो है वो निकल जाएगी जब अपन लाइव टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। इसका लाइव टेस्ट हो जाएगा शानदार तरीके से एमसीक्यूज वाला, तो उसमें सारी बातें कवर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि राजीव लोंगेवाला समझौता अथवा पंजाब समझौता क्या था, इसकी प्रमुख शर्तें लिखिए, ठीक है। यानी कि व्हाट वाज द राजीव लोंगेवाला पैक्ट या फिर पंजाब पैक्ट, राइट इट्स मेन टर्म्स। तो देखो, राजीव लोंगेवाला समझौता अथवा पंजाब समझौता की शर्तें परिणाम निम्नलिखित है, वो तो खैर राइटिंग लिख सकते हो आप। पहला पॉइंट, सन 1984 के चुनाव के पश्चात सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ठीक है, तो नाम से राजीव और लोंगेवाला दो के बीच में आता है ये। तो राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से वार्ता आरंभ की, ठीक है, जो पंजाब के अंदर है। और अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष थे हरचरण सिंह लोंगोवाल, ठीक है। ये जो इसीलिए इसको राजीव लोंगोवाल समझौता भी कहते हैं, राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में था। तो ये इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, हरचरण सिंह लोंगोवाल। ये उस टाइम पर अकाली दल के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। इनके साथ में जुलाई 1985 में एक समझौता हुआ, पैक्ट हुआ, और इस समझौते को राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, समझौता का मतलब एग्रीमेंट हुआ। तो ऑन कमिंग द पावर आफ्टर द 1980 इलेक्शंस, द न्यू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी स्टार्टेड टॉक्स विद मॉडरेट अकाली लीडर्स, ठीक है। और एन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड इन जुलाई 1984, हरचरण सिंह लोंगोवाल, ठीक है, और द देन प्रेसिडेंट ऑफ द अकाली दल। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड राजीव गांधी लोंगोवाल, या लोंगेवाल भी बोलते हैं हिंदी में, एग्रीमेंट और या पंजाब एग्रीमेंट से कहते हैं। एक बात तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी, ये समझौता पंजाब में शांति स्थापित करने की दिशा में, शांति स्थापित करने की दिशा में, ठीक है, शांति, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था, तो शांति स्थापित करनी थी, इसके लिए एक दिशा में एक प्रमुख कदम था। और इस बात पर सहमति भी हुई थी कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा तथा पंजाब एवं हरियाणा के मध्य जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने हेतु एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। और समझौते में यह भी निश्चित किया गया कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य रावी व्यास के जो पानी है नदियों का, वो पानी के बंटवारे के बारे में भी फैसला करने हेतु एक ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण बनाया जाएगा, एक तरीके से कोर्ट बनाया जाएगा, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में नदियाँ हैं रावी और व्यास, इनका पानी किस राज्य को कितना कितना पानी देना है, उनके बीच में भी मतलब बना दिया जाएगा ट्रिब्यूनल, जिससे फैसला कर दिया जाएगा और पंजाब में भी शांति रहेगी। ये सब बातें इसमें हुई थी, इस एग्रीमेंट में। फिर इस समझौते में जो पंजाब की सरकार थी, वो सरकार पंजाब में समझौते में सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने व उनके साथ अच्छा व्यवहार करने पर राजी हुई। सरकार का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार। ये कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार ये, जबकि ये पंजाब राज्य सरकार है। केंद्र सरकार में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर है। तो समझौता हुआ कि पंजाब की जो वहाँ पर जो उग्रवाद वगैरह हैं उसको हम मिटाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, ये बात थी, ठीक है। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हुई इनके बीच में। मतलब ये वो एग्रीमेंट है जो राजीव गांधी और लोंगेवाल के बीच में हो रहा है। इन द एग्रीमेंट द गवर्नमेंट एग्रीड टू गिव कंपनसेशन and good treatment to the people affected by militancy in Punjab. Along with this, it was also agreed to withdraw the Special Security Force Act from Punjab. ठीक है ना, ये भी इस पर भी सहमति इनकी बन गई थी। तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजीव लोंगोवाल समझौता या फिर राजीव लोंगोवाल एग्रीमेंट या पैक्ट क्या था, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियंस आसू, इसके द्वारा चलाए गए आंदोलन व सफलताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन द सक्सेस एंड एजुकेशन लॉन्च्ड बाय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू। ये क्या था, इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने विदेशियों, आसू का मतलब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया था। आसू एक छात्र संगठन था तथा इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध आप्रवासी, बंगाली और अन्य लोगों के प्रभुत्व तथा मतदाता सूची में लाखों आप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के विरुद्ध था। ये कहते थे कि यहाँ पर खूब सारे लोग जो है ना वो अवैध तरीके से असम के अंदर आ गए हैं बांग्लादेश से, और ये आप्रवासी हैं, ये इनका नाम मतदाता सूची के अंदर भी जोड़ दिया गया है, जो कि ये कह रहे कि नहीं होना चाहिए, हमारा ये हक छीन रहे हैं। वहाँ के जो लड़के थे, जितने भी स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये हक छीन रहे हैं हम, क्योंकि सीधी सी बात है, वहाँ अभी जैसे ये अपना कहीं पर पंजाब रहते हैं, वहाँ हम जितने भी स्टूडेंट हैं
जिसकी प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ से लाखों की वहाँ पर कोई भीड़ आके रहने लग जाए तो सीधी सी बात कंपटीशन छिन जाएगा, मतलब कंपटीशन हाई हो जाएगा और सीटें छिन जाएगी, फिर वो फालतू में वहाँ पर वो फॉर्म भरेंगे, फिल करेंगे, तो हर तरह की प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने कहा था कि नाम और दूसरी बात ये इनका मतदाता सूची में भी, वोटर लिस्ट में नाम है, ये भी निकालना चाहिए, विरोध किया। और आंदोलन की मांग थी कि सन 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर रह रहे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। और इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जो जनता थी, असम की जनता, असमी जनता के प्रत्येक वर्ग का समर्थन भी इसको मिला और इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला था। ये है बाय आसू, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। और अभी कंटिन्यू चलो, अभी पूरा नहीं हुआ सॉरी। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं भी हुई थी, बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, धन संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों का आना जाना, बिहार स्थित बरौनी, जगह ध्यान रखना, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने से तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश भी की गई। और 6 वर्ष की सतत अस्थिरता के पश्चात राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने, ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम, राजीव गांधी थे, आसू के नेताओं से बातचीत प्रारंभ की और इसके फलस्वरूप 1985 में एक समझौता भी हुआ, एग्रीमेंट भी हुआ। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान या उसके बाद में सालों से यहाँ असम में आए हैं उनकी पहचान की जाएगी, उन्हें वापस भेजा जाएगा। फाइनली तब जाके ये जो आंसू है वो कंप्लीट हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना कि वायलेंट एंड tragic incident also took place during the movement or many people lost their lives and property was also damaged during the agitation and attempts was also made to stop the movement of trains and oil supply to the Barauni oil refinery located in Bihar. After 6 years of continuous instability, the government led by Rajiv Gandhi started talks with ASU leaders, or as a result, an agreement was reached in 1985. Under the accord, it was decided that those who had come to Assam during the Bangladesh war or in years following in would be identified and sent back. Finally, फिर ये वापस भेजा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्रविड़ आंदोलन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। द्रविड़ आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे थोड़ा लाइट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑन द द्रविड़ मूवमेंट। ये द्रविड़ मूवमेंट क्या था इसके बारे में जानेंगे, 100% द्रविड़ मूवमेंट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो द्रविड़ आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये तो अपनी हेडिंग रहेगी, द्रविड़ आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द द्रविड़ मूवमेंट। देखो कि द्रविड़ आंदोलन एक शक्तिशाली आंदोलन था। देश की राजनीति में यह आंदोलन क्षत्रियवादी भावनाओं की सर्वप्रथम एवं सबसे प्रबल अभिव्यक्ति थी, मतलब क्षत्रिय भावनाएं। देखो होता क्या है कि खूब सारे मोमेंट ऐसे रीजनल मोमेंट होते हैं जो अपनी कोई जाति की बात करता है, कोई अपने संस्कृति की बात करता है। तो ये वही था कि द्रविड़ मूवमेंट वॉज ए पावरफुल मूवमेंट। दिस मूवमेंट वॉज फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल एक्सपीरियंस ऑफ रीजनल। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ मामूली सा, आपको शायद नहीं दिख रहा हो तो ठीक है, ये हो जाएगा रीजनलिस्ट सेंटिमेंट, रीजनल सेंटिमेंट इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स, ठीक है। ये मालीपुरी मतलब कि जो हमारी राजनीति, देश की राजनीति है उसमें क्षत्रिय आंदोलन, क्षत्रियवादी भावनाओं की सर्वप्रथम सबसे प्रबल अभिव्यक्ति थी। सबसे पहला एग्जाम्पल था ये जो क्षत्रिय यानी कि रीजनल अगर अपन देखें मोमेंट देखें तो। और सर्वप्रथम इस आंदोलन के नेतृत्व एक भाग की आकांक्षा, एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की मांग थी इनकी, एक द्रविड़ जो स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की इनकी मांग थी, यानी कि इट फर्स्ट एक्शन मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट द्रविड़ नेशन, ये इनकी मेन मांग थी। लेकिन आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष का मार्ग नहीं अपनाया, बिल्कुल शांति प्रिय लोग थे, कभी हथियार हाथ में नहीं लिए। और द्रविड़ आंदोलन के प्रारंभ में द्रविड़ भाषा में एक प्रसिद्ध नारा दिया था जिसका हिंदी अनुवाद है, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ठीक है। उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये इनकी बेसिकली मांग थी कि ये साउथ उत्तर और दक्षिण दिशा का मतलब है, जैसे एरिया कम होता जा रहा है ना और एरिया बढ़ता जा रहा है, वो है। ये अपने इलाके को मतलब कह दिया कि भाई साहब ये दिन घटते जा रहे हैं, इसको मतलब वो मिलना चाहिए। तो वही वाली चीज़ है कि उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए और दक्षिण दिन दिन घटता जाए। नॉर्थ ग्रोज एवरी डे, साउथ ग्रोज डे बाई डे। द्रविड़ आंदोलन अखिल दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात कर रखता था, किंतु अन्य दक्षिण राज्यों से समर्थन प्राप्त न होने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे तमिलनाडु तक ही सीमित हो गया। और द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व तमिल सुधारक नेता करते थे ई.वी. रामास्वामी नायकर। ई.वी. रामास्वामी नायकर, इनके बारे में अलग से मैंने क्वेश्चन में लिया है, इंपॉर्टेंट है, जो पेरियार के नाम से विख्यात हुए, इनके द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये जो द्रविड़ आंदोलन किया गया था किसके द्वारा किया गया, नेता कौन थे, तो ये तमिल सुधारक नेता थे ई.वी. रामास्वामी नायकर, जो पेरियार के नाम से भी जाने जाते थे, ये भी ध्यान रखना। पेरियार ने अपने नेतृत्व में द्रविड़ आंदोलन की मांग आगे बढ़ाने हेतु सार्वजनिक बहसों, चुनावी मंचों का ही प्रयोग किया था। और इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़
कृषगम, ठीक है, द्रविड़ कृषगम पार्टी का नाम है, एक राजनीतिक संगठन बना, इसका सूत्रपात हुआ और मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है। और ये संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था और उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षत्रिय गौरव की प्रतिष्ठा पर बल देता था। ब्राह्मण पर ये कहता था कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इन ब्राह्मणों को हमेशा से अपोज किया है और सभी के क्षत्रिय की, जहाँ पर जो लोग जैसे क्षत्रिय हों वहाँ पर उसको हमेशा वरीयता देनी चाहिए। और मैंने द्रविड़ को वो वाली चीज़ है जिनकी ये मांग थी, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है वापस रामास्वामी, तो इससे अलग से अगर पूछे तो भी देख लेना। रामास्वामी नायकर अथवा पेरियार, देख लो दोनों नाम एक इन्हीं के हैं, इसलिए कि जीवन का संक्षिप्त परिचय देना है आपको। गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार। सीधी सी बात, इनका जन्म 1879 में हुआ। वे पेरियार के नाम से विख्यात हुए। वे जाति विरोधी आंदोलन और द्रविड़ संस्कृति को पहचान के लिए पुनः पहचान करने के लिए पुनः संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने दक्षिण में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया तथा दक्षिण का कृषगम नामक संस्था जो थी, द्रविड़ कृषगम वो उसका मतलब उसकी पार्टी बनाई, ठीक है। तो वो छोटा सा क्वेश्चन है, अगर वन कोई मिला के 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाता है तो ये भी साइड में कर लेना। वैसे इनकी मोस्टली बातें इस क्वेश्चन में आ गई थी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एक है क्षेत्रवाद का क्या मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद का अभिप्राय पृथकतावाद नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंग्वेज पे ध्यान देना। क्षेत्रवाद का अभिप्राय पृथकतावाद से नहीं है, व्याख्या कीजिए। रीजनलिज्म डज नॉट मीन सेपरेटिज्म, प्लीज एक्सप्लेन, है ना। तो मतलब बात ये देखना कि प्लीज एक्सप्लेन तो खैर नहीं आएगा, एक्सप्लेन आएगा, ठीक है। तो मेरी बात ये समझना कि ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब आप ये मत सोचो कि क्षेत्रवाद जो होता है वो सिर्फ सेपरेट करता है, अलग करता है, ऐसा नहीं है भाई। जैसे कोई भी स्टेट हुआ जिसने भाषा के आधार पर कोई राज्य बना, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा भी था, कोई लैंग्वेज क्या नाम उस पर किसी धर्म के बेस पे बनाए किसी, तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो राज्य बन के अलग हो गए, टूट नहीं रहे हो, रहे तो देश के अंदर रहे, बस ये कि अपनी पहचान अपनी संस्कृति बचा के रखना चाहते हैं, बात यही है। तो देखो कि क्षेत्रवाद क्षेत्रीय असंतुलन का परिणाम है। जब आपस में क्षेत्रीय संतुलन हो जाए तो फिर वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ मारपीट होती है, हमें दबाया जाता है, तो फिर सेपरेट अपना होना चाहते हैं, लेकिन देश में वहीं रहना चाहते हैं, सर देश छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। क्षत्रिय हितों के संरक्षण हेतु ये लोकतंत्र की प्राणवायु है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी समय से अनेक क्षेत्रवादी आंदोलन चल रहे हैं और ये आंदोलन अपने क्षेत्र को भारतीय संघ में एक अलग राज्य की मांग करते हैं, बस एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं ताकि ये लड़ाई झगड़े मिट जाए, आराम से रह लेंगे, ठीक है। वही चीज़ है, झारखंड छत्तीसगढ़ के क्षेत्रवादी आंदोलन इसी तरह के थे, ठीक है। तो झारखंड छत्तीसगढ़ हमारे देश में ही तो है, बस ठीक है, अब सेपरेट हो गए, अपना संस्कृति है, अपने लोग अलग से सेपरेट अपना स्टेटमेंट, वो अपना जो भी डेवलपमेंट कर लेंगे। तो क्षेत्रवादी आंदोलन अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को तेज करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमें दबाया जाता है, तो सेपरेट अपने जो भी हो जाएंगे, जैसे द्रविड़ है या फिर जो भी मान लो, अगर वो सेपरेट हो गए तो ठीक है, अब आप अकेले हो गए तो आप अपना को डेवलपमेंट करिए, वो होता है। तो अपने सांस्कृतिक भाषाई पहचान भी बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रकार क्षेत्रवाद का अभिप्राय पृथकतावाद बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रीजनलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल इंटरेस्ट। Various regionalist movements have been going on for long time in different regions of India. These movements demand a separate state for their region in the Indian Union. बिल्कुल, और the regionalist movement of Jharkhand, Chhattisgarh were like this. ये सब एक एग्जाम्पल ही है। और regionalist movement want to speed up the pace of economic development in their region and also want to maintain their cultural linguistic identity. Thus रीजनलिज्म डज नॉट मीन सेपरेटिज्म, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी इसका मतलब पृथकतावाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, असम समझौता क्या था, इसके क्या परिणाम हुए। व्हाट वाज द असम अकॉर्ड एंड व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखो असम समझौता 1900 हेडिंग है असम अकॉर्ड, असम समझौता ये हेडिंग रहेगी। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उनको राजीव गांधी और आसू के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें ये तय किया गया था कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान या उसके बाद के वर्षों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी, उन्हें वापस भेजा जाएगा, जो पीछे पड़ा भी था वापस भेजा जाएगा। और समझौते के परिणाम स्वरूप समझौते के कुछ पॉइंट है, ये वही समझौता है कि समझौते के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर असम गण परिषद नामक एक क्षेत्रीय संगठन या क्षेत्रीय दल बनाया। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आया कि विदेशी लोगों की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, जो भी यहाँ रहे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और असम समझौते से प्रदेश में शांति कायम हुई, तो प्रदेश की राजनीति का जो चेहरा था वो बदल गया। ये चीज़ है, तो खूब सारी चीज़ें ऐसी होती है, अगर वो शांति प्रिय हो तो ऐसे समझौते करना, ऐसे एग्रीमेंट करना, ऐसी छोटी मोटी पार्टियाँ बनाना भी सही होता है देश के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी देख सकते हो। अगला है गोवा का, कि गोवा जो पुर्तगाल से गोवा मुक्ति का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर नास अथवा गोवा का भारत में विलय किस प्रकार हुआ, ठीक है।
गोवा का भारत में कैसे विलय हुआ वो भी देख लो। ये मेनली क्वेश्चन ये समझ लो कि पुर्तगाली से गोवा कैसे भारत के पास आया। ठीक है, गोवा आपको पता है एकदम बीच वाला इलाका है, तो बीच है इसलिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। तो ये भी पुर्तगाली लोगों को भी ये पसंद था, इसलिए उसने इनको खूब हड़पने की कोशिश की, लेकिन हमारी मिलिट्री ने, हमारे सैनिक शक्ति वहाँ पर लगी और उसको हटा दिया गया। फाइनली गोवा हमारे पास में आ गया था। तो और देखते हैं कि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था। ठीक है, हम आज़ाद हो गए, अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ से, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उनको ये इलाके पसंद थे, पानी वाले इलाके, बीच वाले इलाके। तो ये क्षेत्र 16वीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन में था। अपने लंबे शासनकाल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था। तो गोवा की जनता भी उन पुर्तगाली साथ नहीं रहना चाहती थी, बहुत सताया था पुर्तगालियों ने गोवा की जनता को, और उसने यहाँ के लोगों को नागरिक के अधिकार से वंचित कर रखा था और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन भी कराया था। तो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से शासन हटाने के लिए रजामंद कर लिया, प्रयत्न किया, कि कोशिश करी थी कि आराम से पुर्तगाल राजी खुशी यहाँ से निकल जाए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन पुर्तगाली माने नहीं। तो गोवा में आज़ादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला कि गोवा को आज़ाद किया जाए इन पुर्तगालियों से, और इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों का साथ भी मिल गया। और ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र पास में ही है। तो दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेज दी और 2 दिन की कार्रवाई में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया। ठीक है, तो इंडियन आर्मी के सामने तो बड़े बड़े कहते हैं ना कि घुटने टेक देते हैं, तो इंडियन आर्मी है, तो इसलिए गोवा को फाइनली हमारे पास में गोवा आ गया। ये था छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये है कि जम्मू कश्मीर में तनाव के मुख्य कारण क्या रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर टेंशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर कौन कौन से, पहले देखो कि पाकिस्तानी नेताओं का विचार है कि कश्मीर का पाकिस्तान से संबंध है, क्योंकि राज्य की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है, और पाकिस्तान के नेताओं का हमेशा ये दावा रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ये पाकिस्तानियों की राय है ना, ये उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तानी political leaders thought that Kashmir belonged to Pakistan because most of the population was Muslim, और Pakistan leaders claimed that Kashmir should be part of Pakistan। ये उनकी गलतफहमी, इनको ये पता नहीं है इंडियंस का, ये हम भारतीय लोग ऐसे हैं कि अगर बस के अंदर बैठ जाते हैं खिड़की वाली सीट के बाद, तो खिड़की वाली सीट भी हम किसी को नहीं देते। आप कश्मीर की बात कर रहे हो, लेकिन ये गलतफहमी पाल रहे हैं, कोई बात इनको पालने दो, ये पाकिस्तान नेताओं की बात है। दूसरा, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर राज्य पर 1947 में कबायली हमला करवा कर इसका एक हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया था, और भारत का दावा है कि इस क्षेत्र का पाकिस्तान द्वारा किया गया अधिग्रहण अवैध है। भारत ये कह रहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये उसका नहीं, हमारा है, और बात सही है। और अधिकांश कश्मीर लोगों का मत है कि उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई है। ये कुछ बातें हैं, ठीक है, और इसके कुछ प्रभाव भी, इफेक्ट्स भी है। इंग्लिश भी देख सकते हो कि पाकिस्तान स्पॉन्स द ट्राइबल इन्वेंशन ऑफ स्टेट इन 1947 एंड एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ए पार्ट of the state came under Pakistan control, और इंडिया claimed that Pakistan has occupied this area illegally। illegal तरह से occupied किया, ये हमारा एरिया था। और तीसरा, most of the Kashmir people think that they did not get enough autonomy, और अधिकांश कश्मीर लोगों का भी ये मानना है कि हमें पर्याप्त स्वायत्तता, जितनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए उतनी फैसिलिटी में नहीं मिली है। इसके कुछ प्रभाव भी पड़े हैं, इसके जो रिलेशन है भारत और जम्मू कश्मीर के इसके, तो इसमें कुछ इफेक्ट्स भी हैं कि निरंतर तनावग्रस्त स्थिति वहाँ पर रहती है। आपने देखा होगा कि निरंतर तनावग्रस्त स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उनकी बहुत स्कूली शिक्षा नहीं हो पाती है, चलते ही धमाके होते हैं, बहुत बुरी हालत है। हालांकि अब तो फिर भी ठीक है, 370 हटने के बाद में देश की सुरक्षा, एकता व अखंडता को खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार को क्षेत्रीय सुरक्षा हेतु सेना पर अधिक व्यय करना पड़ता है। मिलिट्री 24 घंटे वहाँ पर लगी रहती है, बहुत ज़्यादा सैनिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगता है सरकार का, ये कुछ इफेक्ट है। People of Jammu and Kashmir was dissatisfied and their life was disturbed. This led to risk, security, unity and brotherhood of the country. और the Indian government has to spend more on army for protection of the country. ये सब भी कारण है, कुछ इफेक्ट भी अपन को बताने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज इसी में थोड़ा 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। आंतरिक रूप से देखें तो भारतीय, अच्छा ये कुछ अलग से नोट है, ठीक है, ये मैंने अलग से नोट लिखे हैं। वो क्वेश्चन तो वही कंप्लीट हो गया था अपना पीछे वाला। ये कुछ नोट है 2 अलग तरह के, मान लो एक तो ये नोट फर्स्ट है, एक दो नोट लिख लेंगे अपन, ठीक है, 2 खास बातें, कोई क्वेश्चन आ जाए तो। कि आंतरिक रूप से देखें तो भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर विवाद रहा है। कश्मीर को संविधान में धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, ठीक है, और धारा 370 के अंदर जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता दी गई थी, और इस राज्य का अपना खुद का संविधान भी था। ये बातें पास्ट की है, ठीक है। And internally there has been a dispute regarding the status of Kashmir in the Union, और Kashmir was given a special status under Article 370 in the Constitution, और under Article 370 Jammu and Kashmir was given more autonomy than other state of India. This state has a own constitution। लेकिन फाइनली हुआ क्या,
5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली तो ये बात, डेट कौन सी, 5 अगस्त 2019। दूसरी बात, एक्ट कौन सा, कानून अधिनियम कौन सा, तो वो था जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 तो अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन एक्ट कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कब, 5 अगस्त 2019 को इस जो 370 थे उसको अबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और राज्य को पुनर्गठित करके और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, जम्मू कश्मीर एक और एक बना दिया लद्दाख, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, जो कि अब भारत के अंदर 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ये आप सबको बता रखा है मैंने। तो ये था अपना चैप्टर, बहुत ही शानदार तरीके से अपना पॉलिटिकल साइंस का, वो भी इंडियन पॉलिटिकल आईपी का चैप्टर नंबर 8 अपना कंप्लीट, और इसका एक शानदार सा लाइव टेस्ट हो जाएगा। तो ये चैप्टर अपना और भी शानदार ताज़ा एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है।